नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम प्रयास के YouTube चैनल पर हैं और आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं RT 2009। आप सब जानते हो RT 2009 एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट सब में आता है। और अभी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई उसमें से 3 पेपर जो है उसके अंदर 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए और इस टॉपिक को अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर केवल वीडियोज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एक बार ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे ही पूरी होंगी टीचर सारे अवेलेबल हो जाएंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल आपकी वीडियो क्लासेस हैं वो हम बार बार लोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। अभी आपको ये भी बता दूं कि आपको डेली 1 या 2 दिन में जो भी वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि हर 1-2 दिन बाद में आपका शाम को 5 बजे ऑनलाइन टेस्ट भी होगा जो वीडियो पर आधारित होगा पूरा का पूरा। जो भी वीडियो आप देखेंगे उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र 2 पोर्शन है, उनमें से एक पोर्शन है RT 2009 का। तो ये शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है जिसको अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको RT 2009 है इसकी कुछ प्रक्रियात्मक परिचय, इसकी प्रोसेस से संबंधित कुछ बातें हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने RT 2009 का पूरा नाम लिखा है राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में अपन कहेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। जी एक बार दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरह से। राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जब ऊपर देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है RTE, तो RT का पूरा नाम तो अपन जनरली बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। फिर इस अधिनियम का इतना लंबा नाम कैसे हो गया, इसको फिर संक्षिप्त कैसे किया गया, तो ये भी बता दूं कि राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में से ही ये तीनों वर्ड लिए गए हैं, R, T और E। R मीन्स राइट, T का टू और E का एजुकेशन, RT 2009। तो देखिए ये विधेयक या ये अधिनियम किस रूप में किस प्रकार से शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके पश्चात इसे लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। जैसे ही राज्यसभा और लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया उसके पश्चात 26 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 26 अगस्त को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए और 27 अगस्त 2009 को इसका गजट नोटिफिकेशन अर्थात इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये अधिनियम सरकारी जो प्रकाशन पत्र है उसका हिस्सा बन गया और इसके पश्चात सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर स्टेट, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, चूंकि अब प्राप्त नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। इस संपूर्ण अधिनियम के अंदर कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड है और 38 धाराएं हैं। ये जो अधिनियम है इसके संदर्भ में आपको एक बात बता दूं कि कई जगह आप पढ़ते हो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, कई जगह पढ़ते हो विधेयक। तो अपन सब जानते हैं कि विधेयक और अधिनियम में एक अंतर होता है। कोई भी विधेयक कानूनी मसौदा जब सदन के पटल पर रखा जाता है और जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक उसको अपन विधेयक कहेंगे। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके पश्चात वो अधिनियम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में अधिनियम की स्थिति में है। अब प्रक्रियात्मक परिचय पूर्ण होने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो है संवैधानिक प्रावधान। यानी भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान और कहां दे रखे। चूंकि ये तो एक कानून है, लेकिन कानून होने के साथ साथ भारतीय संविधान के 3 भाग
भारतीय संविधान में जो भाग हैं 22 भाग, उनमें से भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, इन तीनों भागों में शिक्षा संबंधी प्रोविजन किए गए हैं। तो इन तीनों भागों में शिक्षा संबंधी प्रोविजन क्या है, जिनका संबंध 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक है। पहला देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 है जो आपको जीवन का अधिकार देता है। उसी में अनुच्छेद 21 क, जिसे हम अनुच्छेद 21 क का मौलिक अधिकार कहते हैं, ये मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है। अर्थात पहले संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इसका प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसे मूल अधिकार का रूप प्रदान किया गया। इसके बाद में आते हैं भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनमें अनुच्छेद 45 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने यहाँ 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, निर्देश, क्योंकि भाग 4 का अनुच्छेद 45 मूल संविधान में अर्थात 1950 से अस्तित्व में है, लेकिन सरकार ने इस अधिनियम, इस निर्देश को लागू करने में लगभग 60 साल का समय लगा दिया। तो अपन देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा संबंधी जो योजनाएं हैं, प्रोविजन है, निर्देश है, उनको सरकार कितनी सीरियस ले रही है या नहीं ले रही है। काफी लंबे समय बाद में, जहां फ्रांस में 1803-4 के आसपास में ही ये अधिकार बच्चों को दे दिया गया, वहां भारत में अधिकार 2010 में बच्चों को प्रदान किया गया। इसका मतलब यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की गति बहुत धीमी है। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, और इन मौलिक कर्तव्य में जो अनुच्छेद 51 का है, उसमें पहले से 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़कर माता पिता का ये कर्तव्य तय किया गया है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको 2 बातें अब तक बताई हैं। पहली, अधिनियम की प्रक्रिया संबंधी बातें। दूसरी, संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहाँ प्रोविजन है। एक बार ये सारा जो मैंने आपको बताया है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये देखिए। सबसे पहला सीटेट में एक प्रश्न पूछा गया कि आरटी का विस्तृत नाम क्या है। तो राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस ऑप्शन के साथ साथ एक ऑप्शन ठीक ऐसा ही आया, जिसमें राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री की जगह था कंपल्सरी और कंपल्सरी की जगह था फ्री, अर्थात इसको उल्टा सीधा कर दिया गया। और ऐसा करते ही बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हो गए और कईयों ने इसका उत्तर गलत किया। तो ध्यान रहे, पहले फ्री अर्थात पहले निःशुल्क और उसके बाद में कंपल्सरी यानी अनिवार्य, ये ध्यान रखा जाए। सीटेट में एक दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आरटी 2009 विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ये डेट देख लीजिए, आपके सामने लिखी हुई है। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, क्योंकि ये पहले राज्यसभा में पारित हो चुका था। इसके पश्चात एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आरटी 2009 का जो विधेयक है उस पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 26 अगस्त 2000 किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे राष्ट्रपति थी, उन्होंने ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद में अधिनियम बना। और एक ये जो 3 प्रोविजन दे रखे हैं, इन तीनों प्रोविजनों के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संविधान के अंदर जो 3 प्रोविजन है, इनमें से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में या किस अंश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान नहीं है। तो उसमें 4 विकल्प थे। एक था मौलिक अधिकार, एक था नीति निर्देशक तत्व, एक था मौलिक कर्तव्य और एक था प्रस्तावना। तो अपन सब जानते हैं कि 3 जगह तो दे रखा है। प्रस्तावना में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रोविजन नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और बता दें, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि मैंने आपको जो 3 संवैधानिक प्रोविजन बताए हैं, ये तीनों संवैधानिक प्रावधान हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में तो केवल भाग 4 का अनुच्छेद 45 था। अनुच्छेद 21 क और 51 क, ये दोनों प्रोविजन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जोड़े गए हैं। जी, 86वां संविधान संशोधन और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार
ने 2002 में अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़कर इसे नया रूप प्रदान किया। तो प्रक्रियात्मक परिचय और संवैधानिक प्रावधान के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब शुरू कर रहे हैं आरटी 2009 के अंदर महत्वपूर्ण प्रावधान अर्थात इसकी धाराएं। तो आपको मैं बता दूं, ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। यानी अपने को 7 अध्याय और 38 धाराओं में जो मुख्य प्रोविजन है वो पढ़ने हैं। देखिए आजकल, पहले ऐसा प्रचलन नहीं था, लेकिन आजकल ऐसा प्रचलन हुआ है कि आरटी की धाराएं पूछ के और उसके प्रोविजन पूछे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था जिसमें धारा 16, धारा 15 वगैरह है, धारा 12 वगैरह है, उनका आपस में एक मैचिंग करने वाला प्रश्न आया था। तो मैचिंग करने वाले प्रश्न के लिए हमें इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के जो प्रोविजन है वो बहुत ही अच्छी तरह से देखने होंगे। हम एक एक धारा को ले रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले धारा 1 जी। इससे पहले एक बात और सुन लीजिए, धारा के लिए कई जगह अनुच्छेद, धारा या नियम लिखा होता है, तो ध्यान रहे अनुच्छेद तो संविधान में होते हैं, धारा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन, ये किसी कानून के जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं, और नियम रूल होते हैं जो किसी नियमावली के अंश होते हैं। तो यहाँ आप धारा को इंग्लिश में सेक्शन बोल सकते हैं। तो पहला सेक्शन या पहली धारा है, इसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं, अर्थ, प्रारंभ एवं विस्तार। तो इसका अभिप्राय क्या है? अर्थ, प्रारंभ एवं विस्तार का सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि इस धारा में इस पूरे अधिनियम का अर्थ समझाया गया है कि ये अधिनियम किस लिए है और क्या है। प्रारंभ का मतलब होता है कि ये अधिनियम भारत में कब लागू होगा। तो इसकी तिथि अपन पढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल 2010 को इसका प्रारंभ हुआ। और विस्तार का अभिप्राय यह है कि ये अधिनियम भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू होगा। तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत इसका विस्तार से था। चलिए, तो धारा 1 में अर्थ, प्रारंभ यानी प्रारंभ होने की तिथि और इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र पर रहेगा इसके बारे में बताया गया। इसके बाद में बढ़ते हैं धारा 2 पर। धारा 2 में कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए, उनको डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये शब्द बार बार आगे अधिनियम की धाराओं में आएंगे, इसलिए अपन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द उनको यही समझ लेते हैं। पहला शब्द है जो बार बार आपको धाराओं में मिलेगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार का क्या तात्पर्य है? समुचित सरकार का तात्पर्य है या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, अर्थात जिस स्तर की सरकार को दायित्व दिया गया है वो सरकार समुचित सरकार कहलाती है। दूसरा शब्द है प्रारंभिक शिक्षा, अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के 2 भाग हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, और दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है उसको अपन प्रारंभिक शिक्षा बोल सकते हैं। इसके पश्चात आगे चलते हैं, तीसरा वर्ड है असुविधाप्रद समूह है एवं दुर्बल वर्ग। जी, आगे अपन पढ़ेंगे, इस अधिनियम की धारा 25 में एक प्रोविजन किया गया है कि कुछ विशेष वर्गों के लिए निजी स्कूलों के अंदर 25% सीटें निःशुल्क रिजर्व की गई हैं। तो वो कौन लोग होंगे, उन्हीं के लिए शब्द आया है। असुविधाप्रद यानी जिनके पास में सुविधाओं की कमी है वो समूह है, और दुर्बल वर्ग का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, SC, ST, OBC, NBC इत्यादि कैटेगरी। इसके साथ साथ में दुर्बल वर्ग में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की BPL सूची में जिनके नाम है वो, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोग हैं, उनके लिए ये सब इस्तेमाल किया गया है, जिसको अपन आगे धारा 12 में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे अगला वर्ड लिखा है विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय। विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय, इसका अभिप्राय है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आरटी 2009 के रूल्स हूबहू लागू नहीं होंगे। जैसे इस अधिनियम में प्रोविजन है, किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, और निजी स्कूलों में 25% जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन अपन सब जानते हैं कि भारत में कुछ विशिष्ट विद्यालय हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं। इन सब के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराना होता है।
क्योंकि प्रवेश परीक्षा के बिना वहां पर टेस्ट यानी प्रवेश नहीं हो पाता, तो उन विद्यालयों के ऊपर आरटी के सारे नियम लागू नहीं होंगे। इनको निष्ठ प्रवर्ग के विद्यालय कहा गया। तो 2 धाराएं आपने देखी। अब आगे बढ़ रहे हैं धारा 3 जी। धारा 3 जो इस अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, क्योंकि ये जो अधिकार है बच्चों को दिया गया है वो धारा 3 में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को अपने निकटतम, अपने आवास के निकटतम विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। अर्थात जिस बालक की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, उसको यह अधिकार है कि वो अपने निकटतम विद्यालय में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करेगा, और गवर्नमेंट का यह दायित्व है कि इसके अधिकार को वो लागू करे। तो अपन से सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 की कौन सी धारा है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है? धारा 3 देती है। इसके पश्चात आगे बढ़िए धारा 4। धारा 4 में आ रहे हैं, यदि बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक, सॉरी ये अधिक नहीं पढ़े यहाँ पे, हाँ सॉरी, यदि बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है तो उसे कक्षा 1 में नहीं बल्कि आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। जी इसको समझिए। देखिए इसका अभिप्राय सीधा सीधा ये है कि यदि कोई बालक विद्यालय नहीं जा रहा है और उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा हो गई है, मान लीजिए किसी बालक की उम्र 12 साल हो गई है और वो स्कूल में गया ही नहीं, और 12वें साल उसको ये इच्छा पैदा हुई कि मैं अब स्कूल में जाऊंगा, तो 12वें वर्ष उसको कक्षा 1 में नहीं बल्कि उसको कक्षा, उसकी एज के हिसाब से जो भी है कक्षा 6, 7 उसमें एडमिशन दिया जाएगा, न कि पहली क्लास में। अब चूंकि बहुत बड़ा गैप हो जाता है, पीछे की कवरिंग कैसे होगी, तो इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, ब्रिज कोर्स वगैरह है, वो सरकार उन बच्चों को करवाती है। यह प्रोविजन 4 वाला क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 वर्ष का स्कूल में जाना स्टार्ट होता है, उसको अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन देंगे तो 14 वर्ष का तो वो 4थी क्लास में हो जाएगा, तो 4थी क्लास में होते उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, जबकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए ये अधिकार 6 से 14 वर्ष के जो वो बच्चे जिनकी उम्र विद्यालय में प्रवेश के समय 6 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं देके और आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता। ये धारा 4 का प्रोविजन था, महत्वपूर्ण धारा। इसके बाद आगे बढ़िए धारा 5, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार पूर्व विद्यालय टीसी देने से मना नहीं कर सकता। यस, ये धारा ये प्रोविजन करती है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा बीच सत्र में दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और पहले वाला विद्यालय उसको टीसी देने से मना नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रोविजन किया जा सकता है। किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता। जी, धारा 5 के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं धारा 6। धारा 6 करती है निश्चित दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराने का प्रावधान। यस, आरटी की धारा ये प्रोविजन करती है कि निश्चित आयु वर्ग के बच्चों को उनके निवास के निकटतम एक निश्चित दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हो। ऐसे प्रोविजन सर्व शिक्षा अभियान में भी था कि प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ ये दूरी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग है। तो ध्यान रहे, धारा 6 निश्चित करती है कि समुचित सरकार ये व्यवस्था करे कि प्रत्येक बच्चा अपने गांव बस्ती से एक निश्चित दूरी पर विद्यालय को प्राप्त कर सके। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक के लिए, अर्थात प्राइमरी लेवल के लिए 1 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है। सरकार का यह दायित्व है कि अधिनियम को लागू होने के 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बालक के लिए निश्चित दूरी पर विद्यालय की स्थापना करें। कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर है और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है।
बाय द वे कोई भी राज्य सरकार या समुचित सरकार ये विद्यालय उपलब्ध नहीं करवा पाती है निश्चित दूरी पे, तो इसके लिए एक प्रोविजन किया गया है। ऐसे बच्चों को जिनको निश्चित दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं होगा, उनको सरकार की तरफ से आने जाने का परिवहन खर्चा देना पड़ेगा। ये मौलिक अधिकार होने के कारण है। इसलिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत पहली से 5वीं का कोई भी बच्चा अगर अपने गांव बस्ती से 1 किलोमीटर के दूर जाता है तो उसको प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है और बच्चा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ता है, तो ऐसे बच्चे को अगर विद्यालय उपलब्ध नहीं होता है तो सरकार 15 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान करेगी। जी, तो इस प्रकार से जिस प्रकार नरेगा के अंदर एक निश्चित दूरी पर आपको रोजगार उपलब्ध करवाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निश्चित दूरी तय की गई है। क्योंकि ये दूरी कुछ स्टेटों में थोड़ा इनमें रिलैक्स भी किया गया है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से और घनी और क्षेत्रीय आबादी के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है कुछ राज्यों में, लेकिन पूरे देश के लिए जो प्रोविजन किए हैं वो ये हैं जो आपके सामने है। धारा 6 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं धारा 7। जी, धारा 7 में लिखा है केंद्र तथा राज्य सरकारों को वित्तीय दायित्व प्रदान। जी, यानी इस अधिनियम को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजन है वो धारा 7 में किए गए हैं। अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय व्यवस्था कैसे करेंगी, किस प्रकार से अन्य दायित्व वो वहन करेंगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आरटी 2009 के अंदर जो फाइनेंशियल कोऑपरेशन सेंटर और स्टेट का किया गया है उसका एक अनुपात वर्तमान में तय है। वर्तमान में अपन सब जानते हैं कि शिक्षा संबंधी सभी योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा जो भी नए रूप में आ रहे हैं उन सब में ये अनुपात वर्तमान में 60-40 का चल रहा है। अर्थात आरटी के क्रियान्वयन हेतु जो भी योजनाएं लागू होंगी, जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, विद्यालय स्थापना, शिक्षकों की भर्ती होगी, उन सब के अंदर केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदारी 60 होगी और राज्य की 40, अर्थात 60:40 वित्तीय भागीदारी तय की गई। इसके पश्चात धारा 8 है समुचित सरकार का उद्देश्य। मैंने आपको बताया था कि बार वर्ड आएगा समुचित सरकार, यहां भी लिखा हुआ है पारिभाषिक शब्दावली में पहले ही बता दिया था कि समुचित सरकार का सीधा मतलब है वो सरकार जिसको दायित्व दिए गए, वो केंद्र भी हो सकती है, राज्य भी हो सकती है, स्थानीय भी हो सकती है। जी, तो समुचित सरकार का उद्देश्य यानी केंद्र और स्टेट, जैसे सेंटर के केंद्र शासित प्रदेशों में जो विद्यालय स्थापित हैं उनमें इन प्रावधान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के एरियाज में जितने भी विद्यालय स्थापना संबंधी प्रोविजन वगैरह को लागू करने का दायित्व है वो राज्य सरकारों का है। अब तो यहाँ समुचित सरकार का उद्देश्य क्या रखा है, तो उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि सभी सरकारों का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले और इसके साथ साथ ही वो सभी विद्यालय, निश्चित दूरी पर विद्यालय है या अन्य जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर वगैरह है, इन सबको सुनिश्चित कराना राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार सबके उद्देश्य तय किए गए। इसके बाद में अपनाते हैं धारा 9। जी, धारा 9 स्थानीय प्राधिकरणों के दायित्व तय करती है, अर्थात लोकल बॉडीज, पंचायती राज, नगरीय निकाय संबंधी जो भी संस्थाएं हैं इनके भी दायित्व तय किए गए हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एरियाज में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के दायित्व करेंगे। विद्यालय स्थापना है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करना है, इनको विद्यालय से जोड़ना है, ये सारे दायित्व लोकल बॉडीज के भी तय किए गए। और इसके पश्चात हम आगे धारा 10 देख रहे हैं। धारा 10 में गवर्नमेंट के साथ साथ 8 और 9 में गवर्नमेंट की बात थी और धारा 10 में माता पिता और गार्जियंस के लिए है। माता पिता और गार्जियंस का भी दायित्व तय किया गया है, अर्थात 8 से लेकर 10 तक की धाराओं में या फिर 7 से लेकर और 10 तक की धाराओं में मुख्य रूप से जो जिम्मेदारियां हैं
सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज, माता पिता या गार्जियंस वगैरह हैं, इनके दायित्व को तय किया गया है। तो धारा 10 ये प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये दायित्व है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें और उनको शिक्षित होने का अवसर प्रदान करें। तो इस प्रकार से देखा कि अपन ने आज के इस टॉपिक में आरटी 2009 है उसकी 10 धाराओं तक की बात कर ली है। साथ में अपन ने कुछ प्रक्रियात्मक बातों को भी उल्लेखित कर दिया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में बता दिया है। तो ये जो शुरुआती धाराएं हैं इनका परिचय अपन ने एक बार कर लिया है। आज की क्लास में हम बस केवल 10 धाराएं पढ़ेंगे, शेष धाराएं और अन्य प्रोविजन है वो अगले भाग के अंदर पूरा करेंगे। मैं जल्दी ही आपके सामने अगला वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे जैसे आपके पास में वीडियो आते रहेंगे उनके टेस्ट भी ऑनलाइन होते रहेंगे। आप टेस्ट लिंक है वो प्रयास PCI सीकर के नाम से जो पेज है उसको लाइक कर दें ताकि आपके पास समय समय पर सूचना आती रहे। और इसके साथ साथ आप YouTube चैनल पर वीडियो देखने के लिए प्रयास ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लगातार सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।